वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन चंद्रा क्लासेस। माय नेम इज प्रियंका। आप लोगों का आज नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके पहले मैंने आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा दिया। रिस्पायरेशन आपका कंप्लीट हो गया। और थर्ड आज आपका टॉपिक है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बॉडी फ्लूइड। ओके। तो जैसा कि आप लोग अभी 9th 10th 11th 12th से और ग्रेजुएशन में आपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखा है। थोड़ा इसमें क्या है, सारी चीज़ें थोड़ी सी डीप में आपको दिया जाएगा, बट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे ही होता है। तो आप लोगों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या बॉडी फ्लूइड। ठीक। तो हम लोग देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा पैथवे होता है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड का सर्कुलेशन। हार्ट टू पूरे ऑर्गन्स, फिर पूरे ऑर्गन से हमारे हार्ट में जो ब्लड होता है बेटा, वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, ब्लड को प्योरीफाई करना। मतलब ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होकर के हमारे बॉडी ऑर्गन तक जाए, फिर जितने भी आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे हार्ट तक जा करके वो वहाँ पे प्योर हो। तो ये इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से आपके ऑर्गन्स है जो आपके ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, और कैसे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड होता है। हम लोअर से लेके हायर एनिमल तक इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बॉडी फ्लूइड। ठीक। एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर दे वेयर दे आर फॉर्म टू द अदर। कहा गया है कि एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल, एनिमल की एक जो आपका एनिमल्स है उसमें एक आवश्यक रिक्वायरमेंट है किसके लिए, इस ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट्स तक, वेयर दे आर द फॉर्म टू द अदर्स, जो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ठीक है। कि मतलब कि मिनरल्स और ब्लड, जो आपके ब्लड में जो आपके मिनरल्स है, ग्लूकोज है, उसका ट्रांसपोर्ट हमारे पूरे बॉडी पार्ट में किस तरीके से हुआ है, वो एक एनिमल के लिए क्या होता है, इसेंशियल होता है। दिस फंक्शन इज अचीव्ड बाय द फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू द बॉडी। ये फंक्शन को करने के लिए जो आपके बॉडी में एक फ्लूइड होता है वही इस फंक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। उसी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, बॉडी फ्लूइड कहते हैं। उसी फ्लूइड को क्या कहते हैं, बॉडी फ्लूइड कहेंगे। तो जो बॉडी फ्लूइड है आर द मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी। they may they may either be the intracellular or extracellular fluid। कहा गया है कि जो हमारी बॉडी में मिनरल्स और ग्लूकोज, इन सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम क्या है, बॉडी फ्लूइड है। और जो बॉडी फ्लूइड होता है बेटा, ये इंट्रासेलुलर हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकता है। बॉडी फ्लूइड आर द मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन बॉडी। बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का एक वेक्टर होता है, एक मीडियम होता है बॉडी फ्लूइड। और दे मे बी आइदर इंट्रासेलुलर, या तो ये इंट्रासेलुलर हो सकता है या तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकता है। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है इट कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन, फॉस्फेट आयन, प्रोटीन। इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेल, एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है। सेल के बीच में जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर। उस मतलब सेल के एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बॉडी फ्लूइड का, उसी को हम क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है। मतलब सेल को छोड़ करके बाकी सारी चीज, कैपिलरीज, वेन्स, इन सारी चीजों में जो ब्लड का बहाव है या तो फ्लूइड का जो बहाव है उसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे। तो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, जो एक सेल से दूसरे सेल में बायो डिफ्यूजन जाता है, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, पोटेशियम आयन, फॉस्फेट आयन और प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं। याद रखिएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन, फॉस्फेट और प्रोटीन होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मतलब जो कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में, वेन्स में आपके जो बहते हैं उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसमें आपका ब्लड आएगा, लिम्फ आएगा, सीएसएफ आता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो हमारी ब्रेन में आपका क्या होता है, जो फ्लूइड भरा रहता है उसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो होता है जो हमारी ब्रेन को जर्किंग और शॉकिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द, एक मिनट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मटेरियल इन बॉडी सच एज द न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट। क्या कहा गया है कि हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है
हमारी बॉडी में जो आयंस या सारी चीजों का जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें बहुत टाइप के आपके मटेरियल होते हैं, जैसे आपके न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, लाइक एस कार्बन डाइऑक्साइड, रिस्पायरेटरी गैसेस भी हो सकती हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स भी हो सकते हैं, लिम्फोसाइट्स सेल्स भी हो सकती हैं, टी सेल, आपकी बी सेल्स, ये सारी क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, वाटर भी हो सकता है, आर कैरिड आउट बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, सारी की सारी कौन होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सारी की सारी कैरी किए, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ ब्लड ही नहीं होता, उसके साथ साथ उसमें सेल्स भी पाई जाएंगी, उसमें आपके वेस्ट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट भी पाया जाएगा, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स भी पाए जाते हैं, वाटर भी पाया जाता है, और आपका रिस्पायरेटरी गैस, ये सारी की सारी ब्लड के साथ ही हमारे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, चलिए देखते हैं। पहला हम देखते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला पढ़ना है क्या, ब्लड। ब्लड पढ़ना है। ब्लड की जो ओरिजिन हुई बेटा वो मेसोडर्मल ओरिजिन है, मतलब ब्लड जो है आपके मेसोडर्मल लेयर से बनी हुई, एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान 3 लेयर्स बनती है, एक्टो, मेसो और इंडो। सबसे पहले आपका इंडो बनता है, फिर आपका एक्टो, फिर आपका मेसो बनता है। तो जो आपकी मेसोडर्म लेयर होती है मीडियम वाली, उससे आपके क्या कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आता है और बोन्स आते हैं। ओके, तो ब्लड क्या हो गया, मेसोडर्मल ओरिजिन हो गया। जो ये कैसा होता है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कैसा बेटा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और इसका जो पीएच होता है 7.4 होता है, इसलिए कैसा, ब्लड का जो टेस्ट होता है कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, मतलब सॉल्टी होता है। कभी अगर ब्लड कहीं निकलता है तो बचपन हम लोग उसको क्या करते थे, सकिंग करते थे ना ब्लड को, तो हमको नमकीन नमकीन जैसा लगता है, क्यों, क्योंकि उसका जो पीएच होता है 7.4 होता है, एल्कलाइन होता है ब्लड का पीएच। ओके, ब्लड में हमने देखे कि ब्लड में जो कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट मोस्टली आपके पाए जाते हैं ब्लड में। पहला कंपोनेंट आपका प्लाज्मा है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, ब्लड कार्पस्कल। प्लाज्मा में हम देखते हैं कि जो ब्लड में रेशियो प्लाज्मा का होता है सबसे ज्यादा होता है 55%। आपका जो प्लाज्मा होता है कैसा, मीडियम है, एल्कलाइन, ठीक। और उसके बाद बचा आपका 100 में 45%, वो क्या है, ब्लड कार्पस्कल। मतलब हमारे ब्लड में प्लाज्मा का जो रेशियो है वो अधिक है, किसके कंपैरिजन, ब्लड कार्पस्कल के कंपैरिजन। ब्लड कार्पस्कल का मतलब होता है ब्लड सेल्स, जो आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है। ओके, तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा में जो वाटर का परसेंट होता है 90 से 92% होता है। प्लाज्मा में 55% आपके ब्लड में प्लाज्मा होती है, जिसमें वाटर 90 से 92% होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन होती है। प्लाज्मा प्रोटीन 3 है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। जो आपकी फाइब्रिनोजन होती है वो क्लॉटिंग फैक्टर रखती है, कैसी होती है बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर रखती है। इसी फाइब्रिनोजन की वजह से अगर हमको कहीं चोट लगती है तो जो हमारा ब्लड का रिसाव होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, क्लॉट करने लगता है, बंद हो जाता है। इसी प्रोटीन के प्रेजेंस में हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजन प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो होती है, इन तीनों में सबसे मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है बेटा, ग्लोबुलिन का होता है। ये आपका पीवाईक्यू बन गया है कि प्लाज्मा में सबसे मैक्सिमम अमाउंट पे कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुलिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। सबसे ज्यादा किसका अमाउंट होता है, ग्लोबुलिन। ओके, और आपका जो एल्बुमिन होता है बेटा, जो आप एग अगर जो लोग खाते होंगे और जो नहीं भी खाते हैं, तो एग में जो यॉक होता है उसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है, एल्बुमिन प्रोटीन का होता है, ठीक है। और बहुत सारी आपकी प्रोटीन है, बाकी आपकी प्रोथ्रोम्बिन भी है, ये भी आपका ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है। इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन आपकी जो प्रोटीन होती है ये एंटीबायोटिक नेचर की होती है, हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। हिपैरिन है, हिपैरिन जो होती है एंटी कोगुलेंट है, कैसा है, एंटी कोगुलेंट प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जिसके वजह जिसके प्रेजेंस में हमारे ब्लड को क्या जम ना पाए। फाइब्रिनोजन के प्रेजेंट में हमारा ब्लड जमता है, पर हिपैरिन के प्रेजेंट में क्या होता है, एंटी कोगुलेंट कहा गया है। इसीलिए हमारी जो वेन्स है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, जो हमारी कैपिलरीज है, इसमें ब्लड का क्या होता है, जमता नहीं है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इसी प्रोटीन की वजह से। अगर हमको कहीं चोट लगती है, ब्लड का रिसाव होता है, तब वहां पे जो ब्लड जमता है वो फाइब्रिनोजन की वजह से होता है। और हिपैरिन क्या करती है, हमारी एंटी कोगुलेंट प्रोटीन ब्लड को जमने हमारे बॉडी में नहीं देती है, ठीक है। तो हमने देखा कि प्लाज्मा 55% में एल्कलाइन मीडियम में होता है, इसमें वाटर का परसेंट 90 से 92 है,
न्यूट्रिएंट्स हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में आपका एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन, इम्यूनोग्लोबिन, हिपैरिन, ये सारी प्रोटीन क्या कहलाती है? प्लाज्मा प्रोटीन कहलाती है। तो ये प्लाज्मा का रेशियो था, अमाउंट था हमारे ब्लड में। अब हम लोग देखते हैं हमारे ब्लड में किसका, ब्लड कार्पस्कल का रेशियो क्या है। 45% हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? ब्लड कार्पस्कल पाया जाता है बेटा। और ब्लड कार्पस्कल में आप देखते हैं इसमें दो तरीके की आपकी सेल्स पाई जाती है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पस्कल, और डब्ल्यूबीसी आपका क्या है? व्हाइट ब्लड कार्पस्कल। और आपका क्या पाया जाता है इसमें? प्लेटलेट्स। मतलब तीन तरीके की सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमारी किसमें पाई जा रही है? ब्लड कार्पस्कल में। तो हम आरबीसी में देखते हैं कि आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट सेल्स। इसको क्या कहा जाता है? आरबीसी को बेटा एरिथ्रोसाइट सेल्स कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट सेल्स। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट सेल कहा जाता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पॉन, इसका जीवन काल है 120 दिन। और हावर्स में ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पॉन वहाँ 120 दिन के साथ साथ दिया था इसको हावर्स में भी कंप्लीट करके 2880 हावर्स, मतलब 2880 हावर्स भी दिया था और 120 डे भी दिया था। तो मोस्टली सबके दिमाग में 120 डे ही याद था, तो सबने उसी को टिक मारा। बट यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन सही होंगे। हावर्स को 120 दिन को आप हावर्स में कंप्लीट करेंगे तो 2880 आपके हावर्स आएंगे, घंटे आएंगे, और 120 दिन रहेगा। ये चीजें आप लोगों को बारीकी से क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में। चलिए देखिए, डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पॉन होती है कितनी होती है? 2 से 3 दिन तक ये जिंदा रहती है, उसके बाद ये आपका क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। आपकी लास्ट क्या है? आपकी प्लेटलेट्स है। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपकी डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को आगे आपका डिवाइड किया गया है ग्रेन्यूल्स के बेस पे। किसके बेस पे? ग्रेन्यूल्स के बेस पे किया गया है। और इसमें जो ग्रेन्यूल्स है बेटा, अगर एक ग्रेन्यूलोसाइट्स कहलाएगा जिसमें ग्रेन्यूल्स आपका क्या होगा? एब्सेंट होगा। इस तरीके से इसमें ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, गॉल्जी बॉडीज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या हो जाएंगे? एब्सेंट हो जाएंगे। और ग्रेन्यूलोसाइट्स का मतलब ये क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ये ग्रेन्यूलोसाइट्स हो गया, और इसमें क्या है? ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे, तो एक ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट्स में आपके दो सेल्स आते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स और मोनोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट सेल का जो रेशियो होता है वो 20 से 45% होता है। लिम्फोसाइट्स में टी और बी लिम्फोसाइट्स होती है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडीज बनाने में क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। मोनोसाइट्स जो होती है ये सबसे लार्जेस्ट आपकी डब्ल्यूबीसी होती है। इसका रेशियो 2 से 10% होता है। और इसका नेचर कैसा होता है बेटा? फैगोसाइटोसिस होता है। ये जो एंटीजेंस होते हैं, जो पैथोजेन होते हैं, उसको क्या करती है? खा जाती है, मतलब किल कर देती है। ग्रेनुलोसाइट्स में देखेंगे बेसोफिल्स, जिसका रेशियो 0.1% हो सकता है। इओसिनोफिल्स जो होती है 1 to 6% है। न्यूट्रोफिल्स जो होती है ये 40 से 75% है। तो न्यूट्रोफिल्स जो होती है ये कैसा होता है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है डब्ल्यूबीसी की। सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है? मोनोसाइट्स। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है? न्यूट्रोफिल्स में सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। और दोनों का नेचर कैसा है बेटा? फैगोसाइटोसिस नेचर का है, मतलब ये पैथोजेन को किल कर देती है। रेशियो में देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपका रेशियो किसका है? 40 से 75% आपके क्या पाई जा रही है? न्यूट्रोफिल्स पाई जा रही है। तो इस तरीके से इसको ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स में डिवाइड किया गया है। बेसोफिल्स जो होती है ये कब काज होती है? जब किसी को चोट लगती है, तो इन्फ्लामेशन होता है ना, उस टाइम पे जो बेसोफिल सेल होती है वो हिस्टामिन प्रोटीन का सिक्रेशन करती है, जिससे हमको चोट लगने वाली जगह पे क्या होता है? फूल जाता है, रेड हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस को नॉर्मल करने के लिए हिस्टामिन प्रोटीन क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल होती है, जो बेसोफिल सेल से सिक्रेट होती है। इओसिनोफिल जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, एलर्जी, जब हमको किसी भी चीज की एलर्जी काज होती है तो ये इसकी संख्या बढ़ जाती है और हमको एलर्जी से प्रोटेक्ट करती है। ओके। तो इओसिनोफिल्स का ये वर्क है। बाकी मैंने आप लोग को न्यूट्रोफिल्स बता दिया। न्यूट्रोफिल जो थी सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है और फैगोसाइटोसिस नेचर की है। मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है और किस नेचर की है? ये भी फैगोसाइटोसिस नेचर की। आगे हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं आरबीसी। अब पहला हम लोग देखते हैं आरबीसी। आरबीसी के बारे में जानते हैं। आरबीसी को हम क्या कहते हैं? इट इज आल्सो नोन एज द इरिथ्रोसाइट सेल्स। इसको इरिथ्रोसाइट सेल्स भी कहा जाता है। इसकी स्टडी ऑफ आरबीसी को क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर। क्या कहते हैं? हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की स्टडी को, जिस शाखा के अंतर्गत आप आरबीसी को अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर।
ओके। आरबीसी का जो शेप होता है बेटा वो बाई कनकेव होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ओवल शेप्ड होता है, राउंडेड होता है। ठीक है, मतलब आपका आरबीसी का शेप बाई कनकेव भी हो सकता है, ओवल शेप्ड भी हो सकता है और राउंडेड भी होता है, परंतु इसमें न्यूक्लियस का क्या होता है, अभाव होता है। आरबीसी में आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसलिए जब हमको डीएनए के बारे में या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या किसी का रेप वगैरह होता है, उन सारी चीजों में हम आरबीसी का यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम जब न्यूक्लियस होता नहीं तो उसके अंदर हमें डीएनए नहीं मिलता, इसलिए अक्सर ज्यादा वहां पे हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, डब्ल्यूबीसी को। ओके, चलिए देखते हैं। बट इन केस ऑफ द लामा एंड द कैमल न्यूक्लिएटेड, कहा गया कि जितने भी आपके मैमल्स होते हैं सारे मैमल्स में क्या होती है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, पर दो एक्सेप्शन है, लामा और कैमल। ऊंट और लामा दो एक ऐसे मैमल्स, ऐसे जानवर है जिनके आरबीसी में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियस आपका जो पाया जाता है वो किसका होता है, एम्फीबियन का। एम्फीबियन का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। मैमल्स के कंपैरिजन एम्फीबियन में सबसे लार्जेस्ट आपका न्यूक्लियस पाया जाता है और वो न्यूक्लिएटेड भी होता है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड बोन मैरो। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है बेटा कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में हवेर्सियन और वॉकमैन कैनाल होती है, वहीं से आपकी क्या होती है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और वो हमारे किस में पाई जाती है, दोनों कैनाल्स आपके रेड बोन मैरो में पाई जाती है। इसलिए आरबीसी का जो फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होती है। बट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, इसी चीज को मैंने लिखी हूँ कि हैवेर्सियन और वॉकमैन कैनाल हेल्प टू द मेक द ब्लड, ब्लड बनाने में क्या करती है, सहायता करती है। बट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान आरबीसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, बच्चे में रेड बोन मैरो तो बना नहीं रहता है, उस कंडीशन में आपका जो ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है बेटा, आपका लीवर और स्प्लीन, प्लीहा और यकृत क्या करते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चे में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान कौन करता है, लीवर और स्प्लीन। जैसे जैसे आपका बच्चा का ग्रोथ होता है आप माँ के बूम में, जैसे जैसे लीवर और स्प्लीन के बाद जब आपका बोन मैरो, बोन्स वगैरह बन जाता है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसके थ्रू उसके ब्लड का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है। आरबीसी की जो लाइफ स्पॉन है अभी मैंने बताया 120 दिन है, अगर हावर्स में पूछे तो 2880, अगर हावर्स में पूछे तो 2880 हावर्स होते हैं। इतने घंटे में हमारी जो आरबीसी क्या होती है, जिंदा रहती है, इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। जब आरबीसी की डेथ होती है तो आरबीसी डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन, हेंस इट इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होती है तो कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन में होती, प्लीहा में होती है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान या कब्र कहा जाता है। 1 ml ब्लड में 50-54 लाख प्रति क्यूब आपकी आरबीसी पाई जाती है। 1 मिलीलीटर ब्लड में आपका 5,54 आपके आरबीसी के सेल्स पाए जाती है, पर क्यूब में पाई जाती हैं। आरबीसी में जो पिगमेंट होता है उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये जो पिगमेंट होता है, हिम का मतलब पिगमेंट होता है, ग्लोबिन इसकी प्रोटीन है। ठीक है। तो फॉर दिस काज, इसके वजह से इसका जो कलर होता है कैसा शो होता है बेटा, रेड कलर शो होता है। जो हिम पिगमेंट होता है उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। और ये हमारी आरबीसी में पाई जाती है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, शो करता है रेड कलर। अब हम लोग देखते हैं कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कितने आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है। मैं बार बार बता चुकी हूँ कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है बेटा, मैंने इसको इसको पढ़ा दिया, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हमेशा 4 ऑक्सीजन को क्या करता है, बाइंड करता है। हमेशा 4 ऑक्सीजन से आपका एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या होता है, बाइंड होता है। तो 4 मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल हमेशा 4 ऑक्सीजन से करेगा, मतलब एक मायोग्लोबिन हमेशा एक ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और एक हीमोग्लोबिन हमेशा 4 ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। तो यहाँ पे 4 अगर मायोग्लोबिन हम लिख रहे हैं, ये 4 ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, क्योंकि एक एक से कर रहा है तो 4 4 से करेगा। और एक हीमोग्लोबिन जब 4 से कर रहा है तो 4 हीमोग्लोबिन किससे करेगा, 4 गुणे 4 4, जो कि 16 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। ठीक। एक मेल में, अगर एक मेल है, एक मैन है, उसमें हीमोग्लोबिन के अमाउंट कितने होते हैं, 14 ग्राम, 14 ग्राम प्रति DCl3 अमाउंट जो होती है प्रेजेंट होता है किसमें, मैन में। मनुष्य में 14 आपका क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए।
बट इन केस ऑफ द फीमेल, अगर फीमेल है तो उसमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसका मात्रा लगभग 12 से 13 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? 12 से 13 फीमेल में होना चाहिए, और मेल में कितना होना चाहिए? 14। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है आरबीसी की, अगर हमारे ब्लड में जो है अगर आरबीसी की डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है बेटा? एनीमिया हो जाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है, अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों हमारे ब्लड में अगर देखा जाए, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? 600:1। अगर 600 आपके आरबीसी के मॉलिक्यूल है तो एक उसमें क्या होगा? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये 600:1, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पेस्कल। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? व्हाइट ब्लड कार्पेस्कल, या इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? ल्यूकोसाइट्स है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो 600:1 है। ठीक है, इट इज अ इनरेगुलर अमीबॉइडल शेप। कहा गया है कि जो आरबीसी का कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है, ये इरेगुलर शेप में होता है और अमीबॉइडल शेप में होता है। अमीबॉइडल मतलब अमीबा का कोई शेप साइज नहीं होता, उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी का कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होता, हमेशा उसका शेप क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक, और ये सबसे स्मॉलेस्ट जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या हमने बताया है? न्यूट्रोफिल्स होती है, और ये नंबर में सबसे ज्यादा होगी। न्यूट्रोफिल्स नंबर में सबसे ज्यादा होगी, पर साइज के बेस पे सबसे छोटी होगी। और इसका नेचर कैसा है बेटा? फैगोसाइटोसिस इन नेचर का है, मतलब पैथोजन को किल कर देती है। सबसे लार्जेस्ट आपकी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट्स है, जो फैगोसाइटोसिस नेचर की है। ठीक है, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ द डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी का डिवीजन अनकंट्रोल, हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी अनकंट्रोल रूप में डिवाइड होती जा रही है, लगभग 50,000 से एबव होती जा रही है, उस कंडीशन में मनुष्य को क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर, जिसको कहते हैं ल्यूकेमिया। इसको क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कहा जाता है जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे 50,000 से ज्यादा होने लगे तब बॉडी में। डब्ल्यूबीसी आर टू टाइप्स। अभी मैंने ऊपर बताया था, ए ग्रैनुलोसाइट्स और क्या है? ग्रैनुलोसाइट। जिसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे उसको ए ग्रैनुलोसाइट्स, और जिसमें ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे उसको क्या कहते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स में टेक पार्ट इन द एंटीबॉडिक फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है लिम्फोसाइट्स का बेटा? राउंडेड न्यूक्लियस। लिम्फोसाइट्स में क्या होते हैं? इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो राउंडेड होगा, और लिम्फोसाइट्स क्या करता है? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है, जो क्या करेगा? एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म को परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। मोनोसाइट्स क्या होती? सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है, इन फैगोसाइटेसिस नेचर की होगी। मैंने आप लोगों को बताया मोनोसाइट्स हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आपकी डब्ल्यूबीसी है। और इसका जो शेप होता है बेटा न्यूक्लियस का, कैसा है? किडनी शेप। इसको मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है, आपके मैचिंग में आएंगे, किसका राउंड शेप न्यूक्लियस होता है, किसका किडनी शेप होता है, किसका ब्रीड लाइक होता है, माला के समान होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। यहाँ ये क्वेश्चन बन चुका है कि किसका न्यूक्लियस बीन शेप्ड होगा या तो किडनी शेप होगा, तो क्या बताएंगे? मोनोसाइट सेल का, जो आरडब्ल्यूबीसी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट में बेसोफिल, इओसिनोफिल्स और क्या है? न्यूट्रोफिल्स है। बेसोफिल से जो आपकी प्रोटीन सिक्रीट होती है उसको कहते हैं हिस्टामिन प्रोटीन। ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन के दौरान ये सिक्रीशन होगी, और इन्फ्लामेशन से हमको क्या करती है? रिलीव करती है। ठीक, और इसमें जो आपका न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है बेटा? बाई न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? बाई न्यूक्लिएटेड। एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ। ये न्यूक्लियस कैसे हैं? बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, और एक दूसरे से थिक फिलामेंट से क्या होते हैं? अटैच होते हैं, और इसके अंदर क्या पाई जाती है? ग्रेन्यूल्स पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स कहेंगे। नेक्स्ट है यूसिनोफिल्स को क्या कहते हैं? ये एलर्जी काजिंग, आपकी एलर्जी के लिए रिलीव करती है डब्ल्यूबीसी। जब किसी भी व्यक्ति को एलर्जी होती है तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है, और एलर्जी को कंट्रोल में करती है। ठीक है, और ये भी बायोन्यूक्लिएटेड होते हैं, पर इसका जो फिलामेंट कैसा होता है? थीन, पतला होता है, और ये भी बायोन्यूक्लिएटेड है। बेसोफिल पर इसके फिलामेंट कैसे हैं? थिक है। इन दोनों में इतना अंतर है।
न्यूट्रोफिल्स जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है बेटा, ये फैगोसाइटोसिस इन नेचर की होती है। इसमें भी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और ये कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं न्यूट्रोफिल्स बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। लुक लाइक एज अ ब्रीड्स, जैसे मोतियों का माला होता है इस तरीके से न्यूक्लियस इसमें पाई जाती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स के जो न्यूक्लिएट होते हैं, न्यूक्लियस हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। बेसोफिल में जो फिलामेंट है जिससे आपके दोनों न्यूक्लियस जुड़े हैं थिक होता है, इओसिनोफिल में थिन होता है। न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लिएटेड है वो क्या है, न्यूक्लियस जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस है और एक दूसरे से ब्रीड लाइक स्ट्रक्चर में लगे हुए मोतियों की माला के समान। और आपका वो, और ये सारे के तीनों क्या है आपके ग्रेनुलोसाइट्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में आपका पहला है, क्या आपका पहला है क्या है आपका लिम्फोसाइट्स है, जो आपके एंटीबॉडी सेल्स को बनाती है और एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म को शो करती है। और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा, राउंड शेप का होता है। और मोनोसाइट्स जो होती है ये फैगोसाइटोसिस की नेचर की होती है, सबसे लार्जेस्ट होगा, और इसका न्यूक्लियस क्या होता है, सिंगल होता है, बीन शेप्ड या किडनी शेप होता है। ये आपका क्या था, डब्ल्यूबीसी के बारे में मैंने समझा दिया, इसका क्लासिफिकेशन हो गया डब्ल्यूबीसी का। अब हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप। अब हम लोग क्या देखते हैं बेटा, ब्लड ग्रुप देखते हैं। तो ब्लड ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप होता है, इन ह्यूमन द टू टाइप ब्लड ग्रुप इन द होल वर्ल्ड। पहले पूरे वर्ल्ड में आपके ब्लड ग्रुप सिर्फ दो प्रकार का था। एक को कहा जाता है ए बी, एक को क्या कहा जाता है, एबीओ ब्लड ग्रुप, दूसरे को कहा जाता था आरएच फैक्टर या आरएच ब्लड ग्रुप। पूरे वर्ल्ड में पहले जो जब डिस्कवर किया गया तो ब्लड ग्रुप को दो रूप में किया गया था, एक को एबीओ ब्लड ग्रुप और एक को क्या कहा गया था, आरएच फैक्टर या आरएच ब्लड ग्रुप। ये मोस्टली आपका जो रहीसस मंकी होता है उसमें ये आपका ब्लड ग्रुप वहां से डिस्कवरी किया गया था। एक मंकी था, मंकी का नाम रहीसस मंकी था, वहां से इस ब्लड ग्रुप के उसके बॉडी से वहां से ये आरएच फैक्टर या आरएच ग्रुप आया। बाकी एबीओ जो है नॉर्मल सारे ह्यूमंस में होते हैं, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में देखते हैं बेस टू टू सरफेस ऑफ द एंटीजन ऑन द आरबीसी। मतलब इसमें दो प्रकार की आपकी एंटीजन पाई जाती है आरबीसी में, ए और बी। द प्लाज्मा कंटेन द टू नेचर एंटीबॉडीज, जिससे आपका आपके इतने प्रकार के एंटीबॉडीज बन सकते हैं, ए बी और ओ ग्रुप। मतलब ये चार ग्रुप यहाँ से आपके निकले, ए बी ओ से ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, फिर ए बी हो जाएगा। तो ये चार ग्रुप यहाँ से बन गए। आरएच फैक्टर में देखेंगे, इसको फर्स्ट डिस्कवर किया है कार्ल लैंड स्टीनर ने और विनर ने। द ब्लड ऑफ द रहीसस मंकी से इन्होंने इसको डिस्कवर किया है। जो आपका ब्लड ग्रुप है उसकी डिस्कवरी कार्ल लैंड स्टीनर ने किया है फर्स्ट टाइम। और इसको जो आरएच फैक्टर है, एक तरीके का मंकी था रहीसस मंकी, उसके बॉडी से इसको डिस्कवर किया गया। इट ओनली आरएच फैक्टर इन मेल एंड आरएच इट ओनली आरएच प्लस इन मेल एंड आरएच निगेटिव इन फीमेल सर्वाइव। कहा गया है कि अगर आरएच प्लस फैक्टर अगर आपका मेल होगा और आरएच निगेटिव फैक्टर आपका क्या होगी, फीमेल होगी, अगर इन दोनों के बीच में अगर हम कपुलेशन कराते हैं या तो रिप्रोडक्शन कराते हैं, तो जो इनकी प्रोजनी होगी तभी ये दोनों क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। अगर इसके अलावा किसी और से अगर आरएच निगेटिव फीमेल प्लस फीमेल कर देंगे और आरएच निगेटिव मेल कर देंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इनकी जनरेशन आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो इसका ये आपको याद रखना है कि आरएच प्लस आपका मेल होगा और आरएच निगेटिव आपकी क्या होगी, फीमेल होगी, तभी ये आपका क्या करेगा, सरवाइव करता है। ओके। इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप एंड डोनर कैपेबिलिटी है। ब्लड ग्रुप और डोनर कैपेबिलिटी में देखते हैं, एक तरफ हम इस तरीके से चार्ट बनाया गया है, इसमें यहाँ ब्लड लिखा गया है, एंटीजन और आरबीसी, आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है और प्लाज्मा के ऊपर कौन सा आपका एंटीबॉडीज है और कौन सा डोनर्स ग्रुप यहाँ पे हमको दिया गया है। तो पहला ब्लड ग्रुप ए है, इसमें एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए, एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी, बी, और ये डोनेट किसको कहेंगे करेंगे, ए ब्लड ग्रुप वाले ओ को और अपने खुद को, ए और ओ को खुद को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ब्लड ए ब्लड ग्रुप वाले जो ब्लड को डोनेट करेंगे या तो ओ को कर सकते हैं या तो अपने ब्लड ग्रुप को ए को कर सकते हैं। उसी तरीके से ब्लड बी में देखते हैं, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी हो जाएगा, एंटीबॉडीज आपकी ए हो जाएगी, और ये डोनेट किसको करेंगे, ओ को करेंगे या तो अपने ब्लड ग्रुप
बी को करेंगे। उसी तरीके से ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी हो सकता है, इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, ये डोनेट कर सकते हैं अपने ब्लड ग्रुप खुद ए बी को, फिर बी को, फिर ए को, फिर ओ को कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप ओ वाले जो है इसमें एंटीजन पाया नहीं जाता है, एंटीबॉडीज आपकी ए और बी पाई जाएगी, और डोनेट ये किसको करते हैं, सिर्फ ओ को, सिर्फ ओ को ही ये डोनेट कर सकते हैं और ओ से ही सिर्फ ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है, और ए बी को क्या कहते हैं, सर्वग्राही। सर्वदाता मतलब ब्लड ग्रुप ओ एक ऐसा है जो हर किसी को दे सकता है, वो अपने ब्लड को चाहे ए को, बी को, ए बी को, ओ को, सबको देगा, ठीक। और सर्वग्राही का मतलब ए बी ब्लड ग्रुप एक ऐसा होता है जो सबसे लेता है, ठीक है, ए से भी लेगा, अपने खुद ए बी से भी लेगा, बी से भी लेगा और ओ से लेगा, इसलिए पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। ए बी को क्या कहा गया है, सर्वग्राही, एंड ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर, जिसको क्या कहा गया है, सर्वदाता, ठीक है। तो ये आपका ब्लड ग्रुप था। इसके आगे जो आपकी क्लास कल रहेगी, आगे कल मैं और अच्छे से आपको डिटेल्स पढ़ाऊंगी। ये तो आप लोगों को एक नॉर्मल तरीके से यहाँ तक था। कल हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, हम लोग लोअर टू हायर सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे, किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, कौन कौन से आपके फिनोमिना, कौन कौन से ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं। जो आपका हार्ट होता है, हार्ट का कैसा शेप है, हार्ट में कौन कौन सी चैम्बर है, कौन कौन सी मसल्स है, कौन कौन से आपके वाल्व है, ईसीजी क्या है, हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में जो ब्लड से रिलेटेड है या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को कल पढ़ाई जाएगी। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन।